हेलो वेलकम एवरीवन। वेलकम टू गुरु एजुकेशन एकेडमी। कैसे आप सभी लोग? तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की नई वीडियो में। आज का टॉपिक बच्चों, आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एसबीआई का पेपर क्लियर करने के लिए। जैसे आप सभी को पता है बच्चों, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं अभी कमिंग मार्च में। तो बहुत बच्चों का सवाल था कि सर हमें कुछ स्ट्रैटेजी बता दो, हमारे लिए कुछ प्लानिंग करवा दो, हमें किस तरीके से पेपर क्लियर करना चाहिए। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ वही स्ट्रैटेजी शेयर करने आया हूँ। किस तरीके से आपको अपने पास एग्जाम को प्लान करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है अपना पेपर। ठीक है। लास्ट बच्चों, आपके लिए एक बोनस टिप भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बोनस टिप जो है वो मैंने बिल्कुल लास्ट में ही शेयर करी है। एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट देखना, क्योंकि सरप्राइज लास्ट में रिवील होने वाला है। ठीक है। तो बिना किसी देरी के आओ देखते हैं हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है फॉर योर कमिंग अपकमिंग एग्जामिनेशन फॉर एसबीआर। तो बच्चों, आपका जो आपका अभी एग्जाम आने वाला है वो कौन सा है? मार्च 2025 का। बट स्ट्रैटेजी आप आने वाले कोई भी एसबीआई के एग्जामिनेशन में अपने पास लगा सकते हो। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहली चीज तो हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि मुझसे सवाल बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर हमें एसबीआर का पेपर का लिखना कैसे, मतलब एग्जाम में हम अपने पास आंसर कैसे करें, हमें तो यही समझ नहीं आता। तो बच्चों, आज सबसे पहले अपने पास यही देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर करना कैसे है। ठीक है। हाउ टू राइट द आंसर। बच्चों, जब भी आपके पास कोई सवाल आएगा तो उस सवाल का एक टेक्स्ट होगा। ठीक है। एक एक केस स्टडी टाइप होगी। ठीक है। और नीचे होंगे उसके रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में आपके पास 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको जो ऊपर दिया हुआ केस है उस केस स्टडी को अपने पास रीड करना है। और सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई हो रहा है। ये चीज आप मेरे को हमेशा करते हुए देखोगे। जब जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो जरूर देखेंगे कि मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करता हूँ कि एएस कौन सा लगेगा इसके अंदर, कि IFRS 9 लगेगा, IAS 16 लगेगा, IFR 16 लगेगा। कौन सा स्टैंडर्ड है जो आपका सबसे पहले लगना चाहिए। तो आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो पहली चीज तो आपने एक मुश्किल दूर कर ली, क्योंकि आप उस स्टैंडर्ड तक आप पहुंच पा रहे हो, स्टैंडर्ड से डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाओगे अपने दिमाग में। ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, एएस आइडेंटिफाई कर लिया तो एग्जाम में कोशिश करो कि आप अपने पास आईए वो जो अकाउंट स्टैंडर्ड है उसका नाम और उसका नंबर मेंशन करके आओ। ठीक है। हमेशा कोशिश करना कि नाम नंबर लिखो सबसे पहले और उसके आगे नेम लिख के आओ। तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन आता है चेकर को, कि सामने वाले को, बच्चे को पता है कि आईएफआरएस का स्टैंडर्ड का नाम और नंबर दोनों क्या है, कि आगे चल के कभी वो रेफर करना चाहे तो इजिली रेफर कर सकता है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है एएस, और एएस का नाम और नंबर। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करें? अब आप उस स्टैंडर्ड की बेसिक चीजों को, बेसिक 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 चीजों को उठा के अपने पास यहाँ पे लिखना शुरू मत कर दो। आप अपनी केस स्टडी देखो, और उस केस स्टडी में से जो उस पॉइंट से, उस केस से जुड़ा हुआ रेलेवेंट पोर्शन है उस स्टैंडर्ड का, वो लाओ और पहले अपने पास वहां पे लाके लिख दो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने पास मान लो फॉर एग्जांपल IFRS 9 का आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला। तो फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है, ये सब लिखने मत बैठ जाओ। ठीक है। आइडेंटिफाई करो कि किस क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है, कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, किसके ऊपर बात की जा रही है। अब वो रेलेवेंट पोर्शन को आइडेंटिफाई करो और वो रेलेवेंट पोर्शन केस स्टडी का यहाँ पे लाके लिख दो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया आपने? आइडेंटिफाई किया एस। दूसरा, आपने फिर उस स्टैंडर्ड का जो रेलेवेंट पोर्शन है, आपने वो रेलेवेंट पोर्शन अपने पास निकाला। ठीक। तीसरा काम क्या रहेगा? तीसरा काम रहेगा बच्चों आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट। आपको उस केस स्टडी में ना, जब नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जरूर तुम्हें मिलेगा कि आप अपने पास कैलकुलेशंस भी करो, रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। तो क्या करना है? आपने ऊपर रेलेवेंट पोर्शन आइडेंटिफाई किया, लिख दिया। अब उसी से जुड़ते हुए आपको अपने पास क्या करनी है? कैलकुलेशन दिखाने करके। ठीक है। कि भाई इस तरीके से ये चीज कैलकुलेट की जाएगी, कि आपका नेट एसेट निकलेगा ऐसे। फॉर एग्जांपल, आप कंसोलिडेशन का सवाल कर रहे हो, नेट एसेट्स ये है, आपके गुडविल ये है, या आपके नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा, वॉट एवर में बी द केस। तो आपने उससे जुड़ी हुई कैलकुलेशन अपने पास करी। ठीक। अब जब आपने अपने पास रेलेवेंट पोर्शन लिख दिया, कैलकुलेशन लिख दिया, तो उसको, ये दोनों को, मतलब जो आपका कैलकुलेशन है और जो आपका रेलेवेंट पोर्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, आप इनको लिंक करो विद द केस ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस। लिंक कर दो किसके साथ? जो आपका केस स्टडी में काम लिंक फैक्ट्स हैं उनके साथ उसको जोड़ दो, कि देखो जी केस में ये हुआ है, हमारे सबसे कैलकुलेशन ये आई है, अकाउंट स्टैंडर्ड ये कहता है। ठीक है। जब आपने ये कर दिया,
उसके बाद आप अपने पास क्या कर सकते हो, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो ट्रीटमेंट है वो ठीक किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है नहीं किया है, या उन्होंने कोई गलती करी है, या सही भी करा है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार गलती मिलेगी, कई बार सही भी मिल जाता है ट्रीटमेंट उनका किया हुआ। ठीक है, या डिस्कशन के ऊपर बात आ जाती है, कभी कभी कहते हैं डिस्कस करो, तो आप डिस्कशन करके आ जाओ उस हिसाब से। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे सेक्शन ए चाहे सेक्शन बी, आपने अपने पास ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये स्टेप्स आपके सामने यहाँ पे भी है। नो द रेलेवेंट स्टैंडर्ड विद नंबर एंड नेम, रेफर टू द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द स्टैंडर्ड, डू द कैलकुलेशंस, यूज द कैलकुलेशन एंड अकाउंट स्टैंडर्ड टू आंसर ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड राइट, लास्ट में क्या करोगे अपने पास आप कंक्लूजन लिख के आओगे अपना। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट अगली स्ट्रेटेजी क्या, अगला क्या करना है आपने, आपने इसके बाद अगर आपको पेपर लिखना आ गया, मतलब को समझ में आ गया कि भाई मुझे करना क्या है, तो क्या करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपको। तो कैसे, सबसे पहले अपने पास आप कॉन्सेप्ट्स को कवर करो। ठीक है, आपने जहां से भी क्लास ली, अगर आपने मुझसे क्लासेस लिए हैं, तो आप मेरी क्लासेस की जो आपको देखा होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस अलग हैं और क्वेश्चंस की वीडियोस अलग हैं। तो आप अपने पास पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, वहां पे भी मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर भी क्वेश्चंस करवाए हुए होते हैं, तो आप वहां पे से उनको भी रेफर कर सकते हो कि हाँ यार कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन रिलेट हो जोड़ चुका हूँ। फिर आप अपने पास जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपने पहले वो किया, फिर आपने अपने पास असाइनमेंट्स करे। जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम लोग अपने पास असाइनमेंट भी करते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन के बाद, हर चैप्टर के बाद असाइनमेंट्स मिले हुए होते हैं। आप उन असाइनमेंट को खुद से प्रैक्टिस करो। जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं वो आपके आप जो भी कोई और बुक्स आप अगर रेफर कर रहे हो, तो उनकी कोई एग्जाम किट वगैरह कुछ होती है, तो आप वो रेफर कर सकते हो और वहां से अपनी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करो। जब आपने ये दोनों कर लिए, तब आप तैयार हो गए हो कि आप अपने पास सब पास प्रैक्टिस पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप एसीसीए के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करो और वहां जाके अपना मॉक टेस्ट पेपर्स या जो पास पेपर्स है उनको जाके अटेम्प्ट करो। ठीक है, लॉगिन करे बिना नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और कोशिश करो कि अपने पास पेपर को प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी लिखने की जो प्रैक्टिस है या आपको जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की जो यूज टू हो जाना चाहिए आपको, वो आप वहां पे हो जाओ। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पास पेपर्स अटेम्प्ट करना। इसलिए नहीं कि आपको क्वेश्चंस आते ही नहीं आते वो देखने के लिए, इसलिए आप क्योंकि आप क्या कर सको यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट कर सको। आपने क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि आपको सेक्शन ए में या सेक्शन बी में किस में ज्यादा ज्यादा टाइम लग रहा है, और सेक्शन ए में भी टाइम लग रहा है तो कौन से क्वेश्चन में, उसके फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में। इस तरीके से सेक्शन बी में भी अगर लग रहा है तो कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको वो मैनेजमेंट आनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आपको पता है आपके पास 180 मिनट है और 100 मार्क का पेपर है, यानी कि हर मिनट हर एक मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स ही है। तो 1.8 मिनट से मतलब आपके पास जो पहला 30 मार्क्स का क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई कर दो 30 × 1.8, उतना टाइम का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर्स अटेम्प्ट करने चाहिए। और एक चीज जो मैंने हाल फिलहाल मतलब बहुत बार बच्चों को कहा है कि ये करो, बट वो कर नहीं रहे हैं, वो है अपने टेक्निकल आर्टिकल्स को रीड करो। आपके एसीसी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे या आपका एसीसी के वेबसाइट पे टेक्निकल आर्टिकल्स से कई बार सीधा सीधा सवाल उठ के आ जाता है। अब अगर आपने वो आर्टिकल पढ़े हुए होते तो आराम से एग्जाम वो क्वेश्चन मार्क्स मिल जाते। तो टेक्निकल आर्टिकल्स रीड करो प्लीज, उनके अंदर बहुत सारे रेलेवेंट अच्छी खासी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, प्लस आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 4 चीजें तो आपने करनी ही करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हमारे बोनस टिप के ऊपर। बोनस टिप ही ऐसी चीज थी सर जिसकी वजह से हम रुके हुए थे, अभी तक तो हम चल जाते, क्योंकि हम लोग तो ये कर ही चुके थे, हम तो कॉन्सेप्ट कर चुके थे, असाइनमेंट कर चुके थे। बट आपको बोनस टिप क्या चाहिए थी, बोनस टिप है बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट स्टडी हब के क्वेश्चंस। जी हाँ बच्चों, मैं आपको स्टडी हब में, जो आईसी का स्टडी हब है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस जरूर कर जाने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी कवरेज भी है और काफी क्वेश्चंस में थोड़ा सा मतलब टेक्निकलिटी है, घुमा फिरा के आए हुए हैं सवाल। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे देखो क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर रखा है कि सेक्शन ए का जो ग्रुप एंटिटीज के सवाल हैं वो आपके पास यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं। सबसे पहला है आपका रिबी कंपनी, दूसरा है जोई कंपनी, और तीसरा आपका हमिंग्स कंपनी। ये 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए के ग्रुप एंटिटीज के कर लेने चाहिए आपके एसीसी के स्टडी हब से। दूसरा आपका सेक्शन ए का ही एथिक्स पार्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेक्शन आपका 50 मार्क का आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा 30 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका 20 मार्क्स का। तो एथिक्स वाला जो क्वेश्चन है उनमें आपके पास ये 3 सवाल जो आपको कवर कर लेने चाहिए, सीजन कंपनी, एग्वा फ्रेस्का कंपनी और स्टेंट कंपनी। ये 3 सवाल जो बच्चों अपने पास कर लेना, जिसको भी याद ना रहे तो अपने पास आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा
इंपॉर्टेंट स्टडी हब के क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टडी हब के क्वेश्चंस। अच्छा, जिससे पहले कि हम ये कवर करें बच्चों, अगर आप लोगों को हम लोग जो मैंने जो भी यहाँ पे कवर किया है, इनमें किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, तो हमारा यहाँ पे एक गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल दो और वहां पे आपको मिल जाएगी गूगल फॉर्म। अब गूगल फॉर्म फिल कर दो, हमारी टीम को क्या करेगी, कांटेक्ट कर लेगी। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं, वो आप वहां पे हमारे पास आके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी में बच्चों हमारे पास 5 क्वेश्चन है जो आपको कवर करने चाहिए। सबसे पहला आपका लुइस, दूसरा इवॉल्व कंपनी, तीसरा फॉर्मेट कंपनी, चौथा है आपका डार्लेट कंपनी, और पांचवा है बच्चों आपका गाइडेंस कंपनी। ठीक है, ये 5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से अटेम्प्ट करके जाना। ठीक है। सिमिलरली आपके सेक्शन और सेक्शन बी के सेक्शन ए के ये वाला छह क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट अच्छे से कर जाना चाहिए। ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास स्ट्रैटेजी जो आपको एग्जाम के लिए फॉलो करनी चाहिए फॉर अपकमिंग एसबीआई एग्जामिनेशंस। तो आई होप आपको बच्चों वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई बच्चा हमारे पास क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, मेरे से कनेक्ट करना चाहता है, तो प्लीज आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो आपको आराम से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, सब यहाँ पे क्या होंगे आपकी रिजॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, and you will definitely succeed in examinations. Thank you so much. Bye bye.